आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी। के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। ओके, निराश नहीं करूंगा। यदि आपके अंदर पढ़ने का जुनून है तो उससे ज़्यादा मुझे पढ़ाने का जुनून है। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। आप पर व्हीटस्टोन सेतु बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका टीचर मनोज श्रीधर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ पर देखें, व्हीटस्टोन क्या है? एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। और व्हीटस्टोन ने क्या किया? किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम कहते हैं क्या? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने क्या किया? 4 प्रतिरोध लिए और उन चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने एक चतुर्भुज लिया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक चतुर्भुज लिया और इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध लगा दिया। डिंग 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 डिंग। एक यहाँ लगा दिया प्रतिरोध, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिया। चतुर्भुज की चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध लगा दिया। अब आगे देखिए, ये वाला जो प्रतिरोध है इसको नाम दिया P, Q, R और S। ठीक है, क्या किया व्हीटस्टोन ने? व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए और उन चारों प्रतिरोध को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़ दिया। चतुर्भुज को नाम दे देते हैं, ये नाम हो जाएगा A, B, C और ये हो जाएगा D। इसके बाद उन्होंने क्या किया? चतुर्भुज के एक विकर्ण BD में धारा मापी लगा दिया। एक विकर्ण BD में क्या लगा दिया? एक धारा मापी लगा दिया। ये धारा मापी लगा दिया जी। धारा मापी का काम क्या होता है? धारा मापी का काम होता है यदि यहाँ पर धारा बहेगी तो धारा मापी उसका डिफ्लेक्शन मतलब बताएगा कि यहाँ पर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा मापी माने धारा को मापने वाला यंत्र। तो चतुर्भुज के एक विकर्ण BD में क्या लगा दिया? धारा मापी। और दूसरे विकर्ण में, यहाँ दूसरा विकर्ण क्या बनेगा? AC। लेकिन इस विकर्ण को हम ऐसे ना ले जाके ऐसे ले जाते हैं, इस तरह से। इस तरह से क्यों ले गए? ताकि जो हमारा चित्र है वो सुंदर लगे, है ना। नहीं तो यहाँ से भी हम ले जा सकते थे एक विकर्ण AC। तो विकर्ण दूसरे विकर्ण AC को हम नीचे से इस तरह से ले गए। अब दूसरे विकर्ण में क्या लगाना है अपन को? एक सेल लगाना है। एक सेल लगाना है, सेल को नाम दे देते हैं E। एक सेल लगा दिया और एक लगा देते हैं कुंजी, एक लगा देते हैं कुंजी K। ठीक है, अब कुंजी K को जैसे ही हम दबाएंगे, कुंजी K को जैसे ही हम दबाएंगे तो सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु A पर ये धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखो, ये I1 विद्युत धारा, ये I2 विद्युत धारा, ये I3 विद्युत धारा और यहाँ पर हो जाएगा I4 विद्युत धारा। अब यहाँ पर देखो, बिंदु C पर ये I2 और I4 धारा मिलकर वापस कौन सी धारा बना लेंगी? I विद्युत धारा बना देंगी और सेल को विद्युत धारा I वापस हो जाएगी, है ना। कोई भी सेल जितनी विद्युत धारा छोड़ती है, किसी भी सेल से जितनी विद्युत धारा हम लेते हैं उतनी ही विद्युत धारा उसको वापस करनी होती है। ये नियम होता है, याद रख लो। कोई भी सेल है जितनी धारा छोड़े वापस कितनी विद्युत धारा करना है? उतनी ही विद्युत धारा वापस करनी है। तो इस सेल ने कितनी विद्युत धारा दी थी? I। अब रास्ते में आप कितने ही भाग में बांट लो, लेकिन जब सेल को वापस करोगे विद्युत धारा तो पूरी विद्युत धारा उतनी ही वापस करनी है जितनी सेल ने दी थी। तो I विद्युत धारा दी थी,
वापस कितनी विद्युत धारा होगी, I विद्युत धारा वापस होगी। क्लियर इतनी बात। अब देखो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने क्या किया है, किसी अज्ञात तार का, किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक विशेष व्यवस्था की। उन्होंने क्या किया, तार का एक चतुर्भुज लिया और इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा DA में 4 प्रतिरोध जोड़ दिए, जिनके नाम क्या है, P, Q, R और S। ठीक है, 4 प्रतिरोध जोड़ दिए। इसके बाद एक विकर्ण में क्या लगा दिया, सेल, दूसरे विकर्ण में क्या लगा दिया, धारामापी लगा दिया। अब प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने कहा हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, बट हमारी एक शर्त है, B और D के विभव एक समान होना चाहिए। उन्होंने कहा इसमें एक अज्ञात है, जो 4 प्रतिरोध लिए ना उसमें से एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका मान उनको पता नहीं है, 3 ज्ञात हैं और एक अज्ञात है। अब अज्ञात का कैसे ज्ञात करें, तो उन्होंने क्या तरीका बताया, हम ज्ञात कर सकते हैं लेकिन शर्त हमारी ये है कि B और D के विभव एक समान होना चाहिए। ठीक है, B और D के विभव एक समान हो जाए। अब B और D के विभव कैसे एक समान हो जाए, तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, जो ज्ञात प्रतिरोध है इनके मान बदल के देख लो, P, Q, R और S के मान ऐसे व्यवस्थित करो कि B और D के विभव एक समान हो जाए। यहां पर धारा अगर आएगी तो कौन सी धारा आएगी, IG धारा आएगी। उन्होंने कहा प्रतिरोधों के मानों को तुम्हें ऐसे व्यवस्थित करना कि B और D के विभव कैसे हो जाए, एक समान हो जाए। तो इस अवस्था को सेतु की संतुलन की अवस्था में कहा जाता है, और सेतु की संतुलन की अवस्था में होता है P/Q बराबर R/S। ठीक है, कब होता है, जब B और D के विभव कैसे हो जाए, एक समान हो जाए। जब B और D के विभव एक समान होंगे तो किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात मतलब P/Q, चतुर्भुज की शेष 2 भुजाएं R/S, शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसको कहा गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। चलो अब व्हीटस्टोन सेतु के इस सिद्धांत को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अगर अज्ञात प्रतिरोध का मान इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा सिद्ध। तो हेडिंग लगाते हैं क्या, प्रूफ, हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखो बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दो। किरचॉफ के प्रथम और किरचॉफ के द्वितीय नियम पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर किरचॉफ के दोनों नियम लगने वाले हैं। बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाओ। यहाँ पर बिंदु B हम अलग से बना लेते हैं, ये बिंदु B है। यहाँ पर देखो ये धारा I2 जा रही है, फिर यहाँ पर देखो धारा IG जा रही है, यहाँ पर देखो धारा I1 आ रही है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है संधि की ओर, यहाँ पर ये संधि कहलाएगी, ये संधि कहलाएगी, जहाँ पर 2 से ज़्यादा धाराएं आकर मिलें। जिस बिंदु पर 2 से ज़्यादा धाराएं आकर मिले उसको कहते हैं संधि। या तो विद्युत धाराएं संधि पर आए या विद्युत धाराएं संधि से दूर जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, संधि। ठीक, अब नियम क्या कहता है, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं को लेना है धनात्मक। I1 देखो, I1 का क्या हो रहा है, I1 संधि पे आ रही है, तो क्या लेना है, धन I1। यहाँ पे क्या लिख दें, बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो I1 विद्युत धारा देखो संधि पे आ रही है तो धन ले लो I1। इसके बाद IG देखो, IG विद्युत धारा
संधि से दूर जा रही है। जब विद्युत धारा संधि से दूर जाए तो उसको क्या लेना है, माइनस आई जी, माइनस आई जी। I2 धारा देखो संधि से दूर जा रही है, दूर जाने वाली विद्युत धाराओं को क्या लेना है, माइनस, तो माइनस आई टू बराबर कितना लेना है, 0 लेना है। अब देखो कितना इक्वेशन बन गया, I1 माइनस आई जी माइनस I2 बराबर 0। ओके, अब देखो जरा B और D के विभव कैसे हैं, एक समान। जब विभव एक समान होंगे तो IG धारा का मान होगा 0। देखो उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दो बर्तन है, ये दो बर्तन है, दोनों में पानी का लेवल एक सा है। अब बताओ पानी A से B पे जाएगा कि B से A पर आएगा, जो दोनों के तल एक समान है। बोलो सर ना तो पानी B से A पे जाएगा ना A से B पे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, तल एक समान है। जब तल एक समान है तो पानी A और B में प्रवाहित नहीं होगा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर B और D के विभव कैसे हैं, B और D के विभव कैसे हैं, एक समान। विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है विभवांतर के कारण। अगर चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर है, मतलब एक का विभव ज़्यादा दूसरे का विभव कम, तब तो धारा प्रवाहित होगी। अगर विभव एक समान है तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो विभव कितना, VB बराबर VD बराबर V, मतलब विभव का मान कैसा हो गया, एक समान। जब विभव का मान एक समान हो गया ना तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, IG बराबर 0। व्हीटस्टोन ने यही शर्त तो लगाई कि हम अज्ञात प्रतिरोध का मान तो ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान तो ज्ञात कर सकते हैं, पर B और D के विभव एक समान होने चाहिए। तब हमारा जो सिद्धांत होगा P/Q बराबर R/S होगा, तब आ जाएगा अज्ञात प्रतिरोध का मान। अब ये एक समान कैसे होगा, तो उन्होंने कहा भाई P, Q, R और S जो मान है इनको आगे पीछे करके देख लो, B और D के विभव एक समान हो जाएंगे। अब हमें कैसे पता चला कि विभव एक समान हो गया, यहाँ पे लगाया धारा मापी। धारा मापी जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, धारा मापी का काम क्या है, धारा को बताना। जब वो कहते कि 0 धारा बह नहीं रही, हमें पता चल गया कि यहाँ पर B और D के विभव एक समान हो गए, कोई विद्युत धारा है नहीं, तो IG बराबर 0। बोलो सही है। तो यहाँ पर IG का मान क्या रख दें, 0, मतलब ये हो जाएगा I1 माइनस 0 माइनस I2 बराबर 0। ठीक है, मतलब कितना बचा, I1 माइनस बचा I2 बराबर 0, या I1 बराबर हो जाएगा I2, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, बट यहाँ पर देखो जरा बिंदु D पर भी 2 से ज़्यादा धाराएं मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी किरचॉफ का नियम लगा दो। किस पर, बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा को धनात्मक, मतलब क्या लिख दें, I3 देखो विद्युत धारा संधि पे आ रही, मतलब D पर आ रही है, मतलब क्या, I3। IG धारा देखो संधि पे आ रही है, प्लस IG। I4 धारा देखो संधि से दूर जा रही है, I4 धारा संधि से दूर जा रही है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, माइनस I4 बराबर क्या, 0। IG का मान क्या, 0। IG का मान कितना, 0। B और D के विभव एक समान, मतलब कितना बचा, I3 माइनस I4 बराबर 0। I4 का पक्षांतर कर दो, I4 का पक्षांतर करोगे तो कितना बन गया, I3 बराबर I4। ये साइड आगे प्लस का हो गया, तो इसको क्या दिया, समीकरण नंबर 1, और इसको दिया समीकरण नंबर 2।
याद रखना समीकरण 1 में हमने सिद्ध किया है I1 बराबर I2, समीकरण 2 में सिद्ध किया है I3 बराबर I4। वीडियो को पॉज करो और इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे देखो, अब देखो बंद परिपथ दिख रहा है अपन को, किरचॉफ का दूसरा नियम याद है, किरचॉफ का दूसरा नियम लगता दिख रहा है, का दिख रहा है यहाँ पर देखो ABDA, एक बंद परिपथ दिख रहा है अपन को, एक परिपथ ये दिख रहा है, एक परिपथ अपन को ये दिख रहा है, दो बंद परिपथ दिख रहे हैं, दोनों में किरचॉफ का अपन द्वितीय नियम बारी बारी से लगा देते हैं। देखो जरा, बंद परिपथ, बंद परिपथ A B D A में क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ, किरचॉफ, कई लोग इसको किरकॉफ बोलते हैं, किरकॉफ नहीं है किरचॉफ है, हिंदी में आप देखोगे तो किरकॉफ कई जगह लिखा मिल जाएगा। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम में क्या करना पड़ता है, हमें कोई एक बिंदु लेना होता है और उस बिंदु से हम चलना स्टार्ट करते हैं, राउंड लगा के वापस वहीं पे आते हैं। तो हम चलते हैं A से B, B से D, D से A, मार्ग समझ गए, कहाँ पर, A से B, B से D, D से A। जब A से B की ओर हम गए तो हमें क्या मिला, प्रतिरोध मिला, और प्रतिरोध में धारा बह रही है I1। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR, माने I और R का मल्टीप्लाई करना है। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो विभवांतर को क्या लेते हैं, माइनस, मतलब क्या, माइनस I1P। ओके, तो अब हम A से B पहुंच गए, अब B से D पर आ रहे, B से D पर आ रहे, तो धारा कौन सी है, IG, IG। और क्या लगा है, धारा मापी, धारा मापी का भी थोड़ा बहुत प्रतिरोध होगा, तो उसके प्रतिरोध को बोल देते हैं G। तो IG इंटू G, इसी सूत्र से I माने धारा, IG धारा मापी की धारा, और G माने उसका थोड़ा सा प्रतिरोध। धारा की दिशा में आए हैं, क्या लगाओ, माइनस। जब धारा की दिशा में चलते हैं तो विभवांतर को लेते हैं ऋणात्मक, जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो विभवांतर को लेते हैं धनात्मक। ओके, D पर आ गए, अब D से कहाँ पहुँचना है, A पर, D से कहाँ पहुँचना है, A पर। यहाँ पर देखो धारा कितनी है, I3, प्रतिरोध कितना है, R। अब यहाँ देखो हम जा रहे हैं D से A पर, हम जा रहे हैं D से A पर, धारा आ रही है नीचे, माने धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, प्लस, बराबर कितना लिख दें, 0। किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया है। ओके, अब चूंकि अपन को पता है कि सेतु है संतुलन की अवस्था में, IG का मान कितना है, IG का मान तो है 0, तब कितना हो जाएगा, माइनस I1P, माइनस I1P, ये तो 0 हो गया, प्लस I3R बराबर 0। या फिर I1 माइनस I1P का हम कर देते हैं पक्षांतर, तो वो साइड जाके प्लस का हो जाएगा। चलो तो इसका पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा I1P बराबर, यहाँ पर कितना बचा, I3 और बचा R। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। समझ में आया इतना? ओके 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 ओके। आगे कहानी देखो, आगे कहानी देखो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब दिख रहा है BCDB, दूसरा बंद परिपथ कौन सा, BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम। बंद परिपथ, बंद परिपथ कौन सा, BCDB में
ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम। अपन क्या काम करते हैं, बी से चलते हैं सी पर, सी से चलते हैं डी पर, डी से चलते हैं बी पर। धारा की दिशा में चलेंगे माइनस लगाएंगे, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे प्लस लगाएंगे। ओके, तो जब हम बी से सी पर गए तो हमें I2Q मिला। I2Q मिला, यहाँ पर लिख दें I2Q। ओके, धारा की दिशा में क्या लगाते हैं, माइनस। ओके, अब आ रहे सी से डी पर, I4S, यहाँ पर लिख दें कितना, I4S माइनस प्लस, जल्दी बोलो, माइनस प्लस प्लस, क्योंकि हम आ रहे हैं सी से डी की ओर और धारा बह रही है डी से सी की ओर, माने धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्या लगा दें, प्लस। अब डी से कहाँ पहुँचना है, डी से पहुँचना है बी पर, डी से पहुँचना है बी पर। धारा आ रही है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, प्लस कितना लगा दें, IG और इसका प्रतिरोध G बराबर 0। अब आगे देखो जरा, IG इंटू जी का मान तो हो जाएगा 0, क्योंकि IG बराबर क्या है, 0 है। तो कितना बचा, I2Q माइनस I2Q प्लस I4S बराबर कितना, 0। माइनस I2Q का पक्षांतर कर देते हैं, तब बनेगा I2Q, इस साइड माइनस का उस साइड जाके प्लस का, बराबर यहाँ पर कितना बचा, I4 इंटू S। इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखो बेटा, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देते हैं। समीकरण 3 का LHS कितना हो जाएगा, I1P बटे I2Q बराबर I3R बटे I4S। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो, शायद तुम्हें ध्यान हो, हम प्रूव कर चुके हैं I1 बराबर I2 और I3 बराबर I4। शायद तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। तब I1P बटे I1Q, क्योंकि I2 का मान भी कितना है, I1 बराबर I3R बटे I3S। I3 से I3 मर गया, I1 से I1 मर गया, बचा P बटे Q बराबर R बटे S। इसको हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इनमें से 3 के मान ज्ञात होने पर चौथे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो और मेरा भी भला हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।